अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के दूसरे मरहले के इलेक्शन की अगर बात करें तो एज़ एक्सपेक्टेड नून लीग 14 सीटों के साथ हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस कामयाबी को PMLN की पॉलिसीज़ पर एतमाद का सबूत कह रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी इन नताइज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है और वो इसको अल्ट्रा फॉर्म 47 वाला इलेक्शन कह रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में 2024 के इंतखाबात की तारीख को दोहराया गया। इनके बकौल 2024 में फॉर्म 47 की हुकूमत बनकर आई और अब आज़ाद कश्मीर में फॉर्म 47+ बनकर आई है। अब ये एक अजीब सूरत हाल है। पीपल्स पार्टी कश्मीर के इलेक्शन की लेजिटिमेसी को चैलेंज करे, हमें समझ आती है, लेकिन जब पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के साथ 2024 के इलेक्शन पर सवाल उठाती है तो ये समझना मुश्किल है कि ऐसे में पीपल्स पार्टी ख़ुद को कैसे लेजिटिमेट साबित करती है। क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी के बकौल 2024 के इलेक्शन में नून लीग फॉर्म 47 के ज़रिए इक़्तिदार में आई तो ये भी वही फॉर्म 47 है जिसके नतीजे में पीपल्स पार्टी अपने आइनी ओहदे सदर, चेयरमैन सेनेट और गवर्नर की सूरत में एंजॉय कर रही है। तो ऐसे वोट जिनको वो खुद धांधली ज़दा करार दे रहे हैं, पीपल्स पार्टी खुद भी इनकी बेनिफिशरी है और ये बात नून लीग के रहनुमा भी इनको बार बार याद करवा रहे हैं। बहरहाल इलेक्शन इर्रेगुलरिटीज़ जो हमें हर इलेक्शन में दिखाई देती हैं, जहां धांधली के शोर मचते हैं, तो इसके लिए सियासी जमातों की जिम्मेदारी ही है कि वो रिफॉर्म्स लाएं। हम हर इलेक्शन के बाद धांधली के इल्ज़ामात सुनते हैं और धांधली के इल्ज़ामात लगाने वाले वो हैं जो 2-3 बार इस मुल्क में हुकूमत कर चुके हैं। तो इन्हें ये समझना चाहिए कि इलेक्शन प्रोसेस को सेफ़ या क्रेडिबल करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं। जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो ऐसी रिफॉर्म्स क्यों नहीं लाते जो इलेक्शन के प्रोसेस को शफाफ करें? क्यों इस वक्त का इंतज़ार किया जाता है जब कोई और फ़ायदा उठाए और आपको शोर मचाना पड़े? बहरहाल मौजूदा सूरत हाल देख कर तो यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हम आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के 3rd फेज़ में भी यही रेपिटेशन देखेंगे। इसके अलावा एक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त को पेशावर में होने वाला जलसा है। इस जलसे से PTI की क्या तवक्कुआत हैं और वो क्यों समझती है कि अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड में जलसा करके हुकूमत को प्रेशराइज़ किया जा सकता है? इसके अलावा इनके और JUI-FA के दरमियान राब्तों का सिलसिला भी दिखाई दे रहा है। क्या कोई ऐसा अलायंस होने जा रहा है जो हुकूमत को टफ टाइम दे सके? इन तमाम मौज़ूआत पर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हुज़ैफ़ा रहमान साहब ज्वाइन कर रहे हैं, मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म के। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शर्मिला फ़ारूकी साहिबा मौजूद हैं और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात शफ़ी जान साहब ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हुज़ैफ़ा भाई, सबसे पहले तो समझ नहीं आ रही, मुबारकबाद दें आपको या कंसर्न शो करें, क्योंकि जो भी मैंडेट आपको मिलता है, चाहे वो वफाक में हो, सेंटर में हो या आज़ाद कश्मीर में हो, डिस्प्यूटेड हो जाता है। पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि सादा अक्सरियत का जो आपका दावा है, 45 में से 23 नशस्तें जीतने को आप क्लेम कर रहे हैं, ये डिस्प्यूटेड इसीलिए है कि कोई भी नताइज को तस्लीम नहीं कर रहा। पीपल्स पार्टी भी नहीं कर रही, PTI वैसे ही मैदान में नहीं है। तो विक्ट्री सेलिब्रेशन ज़रूर करें, लेकिन इसका सलूशन क्या है ये भी बताइए। जी, बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करूँ जी, पहली बात तो ये बड़ी बदकिस्मती है और इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि बानी तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान की सियासत में जो बुनियाद रखी थी कि मैं ना मानूँ वाली पॉलिसी, कि ना खेलूँगा ना खेलने दूँगा, या वही जो एक क्रिकेटर का मिजाज होता है या रेलू पट्टे का कि आप पिच तोड़ दें अगर आपको ना खिलाया जा रहा हो, तो वो ज़ाहिर है शुरू हुआ। आपने देखा कि 13 में ये शुरू हुआ, 36 पंक्चर्स का इल्ज़ाम लगा। फिर बानी तहरीक इंसाफ के बार बार मुतालबे पर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इंक्वायरी की, जुडिशल इंक्वायरी, और सुप्रीम कोर्ट के उस जज ने की जो इनका मुतालबा था कि वो पंजाब का जज ना हो, और वो चीफ जस्टिस जो थे नासिरुल मुल्क साहब, वो KPK से थे, और आपने देखा पूरा इलेक्शन वैलिड हुआ। फिर 18 में जब ये खुद पावर में आ गए तो हालांकि हमारे साथ आप सब दोस्तों ने खुद रिपोर्ट्स, फाफन की रिपोर्ट्स, अवामी राय का कोई भी सर्वे उठाया गया तो ये साबित हुआ कि नून को बाकायदा तौर पर इक़्तिदार से बाहर करने के लिए एक धांधली नहीं बल्कि RTS से धांधला किया गया, और हमारे जो 15-15, 20-20 हज़ार हमारे वोट रिजेक्ट किए गए, लेकिन हमने सिस्टम चलने दिया। 24 में इन्होंने क्या किया कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का ऐसा रोना रोया, और आप देखें कि KPK में इन पर ये इल्जाम है कि फॉर्म 47 की पैदावार है। फजलुर रहमान साहब इसलिए नाराज हैं। कराची के अंदर MQM नाराज है पीपल्स पार्टी से कि फॉर्म 47 से कराची को या हैदराबाद की मैंडेट को हमसे चुराया गया, और वही सिलसिला पीपल्स पार्टी ने जो तहरीक इंसाफ की विरासत थी अपने साथ कैरी कर ली
कि जहां जीत रही होती है वहां तो हालात बेहतर होते हैं। मुझे बताएं कि अगर जीबी में आपके साथ धांधली हुई थी, अब तो आपको हुकूमत मिल गई है, तो काइंडली अपने वजीर आला के जरिए इंक्वायरी करवाएं ना कि धांधली किन्होंने की या कौन कौन वो फैक्टर्स थे। लेकिन जो ही आपको हमने हुकूमत दी, वो धांधली की बात खत्म हो गई। आज कश्मीर के अंदर आपके उम्मीदवार के 600 अगर किसी पोलिंग स्टेशन पे वोट है और हमारे 3000 हैं, आप कह रहे हैं नहीं जी धांधली कर दी गई है। आप कह रहे हैं ठप्पे लगाए गए हैं। अभी मैं शजील नाम मेमन साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जी मैसिव रिगिंग की गई है, बाकायदा पर्चियां रात को इन्हें दे दी गई थी। तो अल्लाह के वली, मुझे सिर्फ ये गुजारिश करनी है आपसे कि आजकल हर बंदे के हाथ में मोबाइल मौजूद है, तो कोई एक फुटेज ऐसी आई है, कोई एक तस्वीर ऐसी आई है, लेकिन सिर्फ वही पॉलिसी कि मैं ना मानूं, और जो ज़ाहिर तहरीक इंसाफ ने एक बयानिया बनाया, अब हर जमात उसी को कैरी कर रही है कि अगर आप हार जाए तो एक ही बात रखें, जी मेरे साथ तो धांधली हुई है। ये फॉर्म 45-47 वाले हैं। क्या जीबी के अंदर हमारी हुकूमत थी फेडरल गवर्नमेंट में, और हमेशा जीबी के लोग जीबी काउंसिल की तरफ देख रहे होते हैं, जिसको एक फेडरल गवर्नमेंट का फेडरल मिनिस्टर चेयर कर रहा होता है कि हमें वसाइल मिलेंगे, फंड मिलेगा। क्या हमने ये बात कहीं पर की है कि जीबी की हुकूमत हमसे छीनी गई या धांधली हुई है? इलेक्शन तक बातें होती हैं, लेकिन इस तरीके से पीपल्स पार्टी जैसी मेच्योर तरीन पॉलिटिकल पार्टी इस तरीके से वो कहे कि मैं ना खेलूंगी ना खेलने दूंगी, मैं समझता हूं लेकिन कि आज ये जाफर वक्त भाई, आ गया है। आपने उनके आप बयान तो मीडिया, कोट किए, आखिरी बात, आपने आखिरी उनके बात, बयान कोट किए, रेडिकल वक्त जो आ गया। बयान थे। ये एक पॉइंट ले लीजिए, राना सनाउल्लाह साहब ने ये भी कह दिया कि एक्शन कमेटी के साथ मिलके पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं वो हमारे कारकुनान को और उम्मीदवारों को टारगेट करते हैं। इजंट दैट टू मच? बहुत आगे तो आप भी चले गए ना। मैं राणा साहब की अपनी एक पॉलिटिकल थिंकिंग है, मेरी एक अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल थॉट है, इसमें तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा कि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। राणा साहब ने किया तो उनके पास सबूत लाजमी होगा, लेकिन मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। आज ये वक्त आन पहुंचा है कि आप मीडिया के दोस्त, सिविल सोसाइटी के दोस्त, वुकला, हम पॉलिटिशियंस, अगर ये सिलसिला हम लोगों ने जारी रखा तो फिर वो कहते हैं दास्तान भी ना होगी दास्तानों में, और फिर ये सिस्टम भी आपका इस तरह नहीं चलेगा। और अगर आप हर इलेक्शन को उसकी लेजिटिमेसी को क्वेश्चन करेंगे, खुदारा इलेक्शन कैंपेन करें, एक दूसरे पे तनकीद करें, लेकिन इस तरीके से मुंह उठाकर हर इलेक्शन को मुतनाज़े ना करें कि उसके बाद इलेक्शन ही ना हो इस मुल्क में। सही पॉइंट आ गया। शर्मिला साहिबा, आपने सुना, वैसे पीपल्स पार्टी हिस्टोरिकली तसव्वुर यही किया जाता है कि अगर डिस्क्रिपेंसीज भी हों इलेक्शन के अंदर, कबूल करती है। 2013 में जरदारी साहब ने कहा था आरओज़ का इंतखाब है लेकिन हम सिस्टम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इसी तरह जब ज़िमनी इंतखाबात हुए थे मुल्तान में, आपके कैंडिडेट जीते, तो आपने कहा कि जहाँ पीटीआई हारती है वहाँ धांधली होती है, जहाँ पीटीआई जीत जाती है वो शफाफ होता है। तो यही इल्ज़ाम अब नून लीग आपके ऊपर लगा रही है कि चूँकि आपको मैंडेट नहीं मिला तो इसीलिए सारा प्रोसेस ही रिग्ड है। आप बॉयकॉट तक की बातें करना शुरू हो चुके हैं। उनके कारकुनान को, उनके उम्मीदवारों को, चौधरी लतीफ़ अकबर साहब को हमला करके न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज पीपल आर नॉट वोटिंग फॉर यू। जी बहुत शुक्रिया। देखिए जी, इलेक्शन होता है और इलेक्शन में हर जमात अपने अपने कैंडिडेट्स भी आगे करती है, अपना मैनिफेस्टो भी आगे करती है और भरपूर तरीके से उसमें मुकाबला करती है। यहाँ पर इत्तेहादी और नो इत्तेहादी, यहाँ पर किसी को कंसेशन देना या ना देना, ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर सीटों का मामला होता है। इसी तरीके से हमारी एक बेशक वर्किंग रिलेशनशिप है नवाज लीग के साथ जहाँ तक फेडरल गवर्नमेंट का ताल्लुक है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि अगर मुस्लिम लीग नवाज आज़ाद जम्मू और कश्मीर के इलेक्शन में धांधली करेगी और वो धांधली के शवाहिद हमारे पास होंगे, वीडियो फुटेजेस होंगी, तो हम ना उसके ऊपर बात करेंगे, ना एहतजाज करेंगे, ना उसकी ऑफिशियल कंप्लेन करेंगे। ये एक्सपेक्ट ना करें। देखें, पीपल्स पार्टी हर चैलेंज को बखूबी निभाती भी है और हर चैलेंजिंग सिचुएशन के अंदर इलेक्शन भी लड़ती है। ये पहली बार नहीं हुआ कि पीपल्स पार्टी से इलेक्शन चुराया गया हो या पीपल्स पार्टी के लिए ऐसा माहौल क्रिएट किया गया हो जहां पर उनको कैंपेन करना मुश्किल हो या इलेक्शन लड़ना मुश्किल हो। चाहे आप गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन देख लें, चाहे आप मीरपुर डिवीजन के देखें और कल मुजफ्फराबाद डिवीजन के आपने देखे कि जिस तरीके से मार पिटाई, जदोगोब, गोलियां, शहादत, ये तमाम चीजें, इसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन लड़ा। क्या अजीब बात नहीं है कि वो हल्के जो जिसमें पीपल्स पार्टी मजबूत तरीन थी वहां पर पोलिंग का अमला नहीं पहुंच सका, वहां पर बैलेट पेपर्स नहीं पहुंच सके। 12 बजे तक उन हलकों के अंदर किसी किस्म का कोई इलेक्शन शुरू नहीं हुआ था, कोई वोटिंग शुरू नहीं हुई थी।
फिर जब चौधरी लतीफ़ साहब जाते हैं वोट डालने के लिए तो उनका घेराव किया जाता है, मारपीट की जाती है। इसी तरीके से मुश्ताक शाह साहब को मारा जाता है, उनको उनके ऊपर मारपीट की जाती है, उनकी शहादत हो जाती है। किस किस्म की इलेक्शन है? और ये सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं कह रही, ये मीडिया की आंख भी कह रही, इसकी शवाहिद मौजूद हैं। हमने आज की तारीख तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने 34 ऑफिशियल कंप्लेंट्स डाली हैं विद एविडेंस। ये मजाक नहीं हो रहा है, ये इलेक्शंस हो रहे हैं। और अगर मुस्लिम लीग नवाज अगर अपना वाकतन मैंडेट हासिल करता और एजेके के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते तो हमारा बहुत बड़ा दिल है कि हम इनको मुबारकबाद देते। बीबी शहीद तो जब उनसे इलेक्शन छीना गया तो वो 17 सीटों के साथ एज ऑपोजिशन नेशनल असेंबली में जाके बैठी। हम तो उस जमात के कारकुन हैं, तो हमसे ये एक्सपेक्ट ना करें कि हम कोई हवाई फायरिंग कर रहे हैं या किसी ने देखा नहीं कि मुस्लिम लीग नवाज ने क्या करा, किस तरीके से बैलेट पेपर्स पे ठप्पे लगाए गए, अच्छा, किस तरीके से बैलेट बॉक्सेस भरे गए, किस तरीके से उनके वफाकी वुज़रा वहां फिर रहे थे, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उनका गठजोड़ था। ये तो एक बहुत ही मेरा ख्याल है कि कोई इट्स एन ओपन सीक्रेट। लेकिन इसको तो ये लेकिन डिनाई नहीं शर्मिला कर साहिबा, सकते। वो प्राइम अक्यूज्ड फिर आप इसे किसको बना रहे हैं? क्योंकि राजा परवेज अशरफ साहब ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ना ये जिम्मेदार हैं, आप मुस्लिम लीग नवाज की भी बात कर रही हैं, ये दोनों क्या कोऑपरेट कर रहे हैं? बड़ी अच्छा, सीधी बात है कि मुस्लिम लीग नवाज और इलेक्शन कमीशन का आपस में गठजोड़ था। ठीक, इलेक्शन करवाना और साफ और शफाफ इलेक्शन तो हो ही जाते हैं ना आगे पीछे, लेकिन साफ और शफाफ इलेक्शन कराना जहां अवाम का मैंडेट चोरी ना हो, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। एंड इलेक्शन कमीशन हैज फेल्ड। सही, बिल्कुल बिल्कुल। आपको लगता है कि ये कोऑपरेशन जो है ये आपको विक्टिमाइज़ कर रही है इस इलेक्शन में? शफी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। एक बड़ा हैरानकुन बयान ख्वाजा आसिफ साहब का, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उन्होंने पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया इस इलेक्शन के अंदर। तो ये तो हैरत की बात है, बिकॉज़ आप तो काफ़ी लंबे अरसे से, डेकेड्स से कहना चाहिए, अपोज़ कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की सियासत को। चोर डाकू के अल्फाज भी इस्तेमाल होते रहे हैं। तो अगर ऐसा ही हुआ है तो इज़ दिस ट्रू कि बॉयकॉट करने के बाद पीपल्स पार्टी ने जो अप्रोच ली है इस इलेक्शन में, या फिर वो जो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की बात करते हैं, इस वजह से कोई ओवरलैप बना है या आपसे कोई रब्ता किया जा रहा है, या बेबुनियाद बयान है ये? सबसे पहले मुजम्मिल साहब आपका शुक्रिया। देखिए, आपने हुज़ैफा साहब से सवाल किया पीपल्स पार्टी के मुतालिक, जो इनके इत्तेहादी हैं, उन्होंने स्टार्ट इमरान खान से लिया और इमरान खान पे ही ख़त्म कर दिया। असल में मसला ये है, इन दोनों जमातों से आप जब भी सवाल करेंगे ये इमरान खान से शुरू करेंगे और इमरान खान पे ख़त्म कर देंगे। जहां तक ख्वाजा आसिफ का बयान है तो ये एक बेबुनियाद इल्ज़ाम है, ऐसी कोई बात नहीं हुई। जो डे वन से हमारी स्टांस था, जो डे वन से हमारी स्टैंडिंग थी कि कश्मीर में इस वक्त इलेक्शन का इनेकाद नहीं हो सकता, वो जो हमारी स्टैंडिंग थी वो सही साबित हुई, क्योंकि जो टर्न आउट था वो 10% से ज्यादा नहीं था। अब ऐसी ऐसी जगह जहां पे इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे और कश्मीर में इलेक्शन हो रहा था तो वहां पे 60%, 65% जो है टर्न आउट था, लेकिन उन्हीं जगहों पे 10% से ज्यादा टर्न आउट नहीं था। ये सारी चीजें बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आप देख सकते हैं, उन्होंने रिपोर्ट भी इसको किया है। हाँ, बाद में उस टर्न आउट को कैसे बढ़ाया गया, मुर्दों के वोट भी डाले गए, ऐसे लोगों के वोट डाले गए जो शायद कराची या लाहौर में रहते हों, उनका वोट भी डाला गया। अब ये जो दोनों जमातें हैं जो इस वक्त नूरा कुश्ती कर रहे हैं, पहले जीबी में नूरा कुश्ती आपने देखी, बिलावल साहब ने इल्जाम लगाया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे कि जीबी में उनके साथ धांधली हुई, लेकिन जब कुछ दिनों बाद बजट का सेशन था तो उसी बजट के सेशन में मौसूफ जो है वो 30 मिनट के लिए नाराज हुए और 30 मिनट के अंदर एक फोन कॉल पे उनको जीबी सुपुर्द कर दी गई और उसके बाद इसी नून लीग की हुकूमत को उन्होंने बजट में वोट दिया। अब फिर जब कश्मीर का इलेक्शन आया तो फिर दोनों अतराफ से जो है नूरा कुश्ती शुरू हो गई। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 3000 अरब रुपए सिंध के जो है वो दुबई ट्रांसफर हो चुके हैं। इसी तरह दूसरे साइड से इल्जामात लगते हैं कि पंजाब के जो पैसे हैं या फेडरल हुकूमत के जो पैसे हैं वो लंदन चले गए हैं। तो ये सारे एक तमाशा जो लगा हुआ है, सारी कौम इसको देख रही है। ये दोनों जमातों के पास कोई तरक्की का एजेंडा नहीं है। अच्छा। ये दोनों जमातों को पास परफॉर्मेंस दिखा, जो देखिए 5 साल इनकी गवर्नमेंट को हो गए हैं,
2 साल फेज 1 पीडीएम के, फिर 3 साल, अभी 5 बजट ये पेश कर चुके हैं। ये वाहिद वजीर आजम है जिन्होंने 5 बजट पेश किए हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपने विजन को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। वो अपने बजट स्पीच में कहते हैं कि हम जीडीपी को 4% पे लेके जाएंगे। इमरान खान साहब ने ये जीडीपी 6% पे छोड़ी थी। जब 6% जीडीपी थी और शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर थे, तब वो ये कहते थे कि पाकिस्तान 6% पे तरक्की नहीं कर सकता, ना ही रोजगार मिल सकता है, तो 4% पे कैसे मिलेगी? अच्छा। ये जरा उनसे पूछना चाहिए। ये दोनों जमातों के पास इस सिक्के के 2 रुख हैं, ये एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी हैं। ये इसी पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे। और वैसे भी अब तो मोहसिन नकवी साहब का बयान भी आ चुका है कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। इस सिस्टम के सबसे बड़े बेनिफिशियरी मोहसिन नकवी साहब हैं। जब उनका बयान आ गया है तो उसके बाद पीपल्स पार्टी भी और मुस्लिम लीग नून दोनों उनसे लाताउलकी का इजहार कर रहे हैं। तो बात बड़ी वाज़ेह हो चुकी है, कश्मीर इलेक्शन हो या फिर इस सिस्टम के बारे में जो 8 फरवरी 2024 के नतीजे में जो हुकूमत बनाई गई 17 सीटों की, उसके बारे में जो तहरीक इंसाफ की स्टैंडिंग थी, जो इमरान खान साहब की स्टैंडिंग थी, वो सही साबित हो रही है। लेकिन शफी साहब, यही तनकीद भी होती है पीटीआई पर कि अगर आप सोलो फ्लाइट करते हैं, देखें जेयूआई के साथ बहुत सी चीज़ों में आपने कोऑपरेट किया, हालांकि बहुत सवियर इख्तलाफात रहे हैं, स्टेज के ऊपर से खान साहब उन पर काफ़ी तनकीद करते आए हैं साल हर साल। तो अब आकर अगर पीपल्स पार्टी कश्मीर में ये कह रही है कि तीसरा मरहला उसका हम बॉयकॉट कर सकते हैं, परवेज़ अशरफ साहब ने ये बात की है, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन को वो एक्यूज़ कर रहे हैं, ये सब वही बातें हैं जो आप भी करते हैं, तो फिर उनको बैश करने से क्या गेन होगा? देखिए, फिर ये तो साबित हो गया है ना कि तहरीक इंसाफ की जो स्टैंडिंग थी वो ठीक थी। अगर पीपल्स पार्टी बाइकआउट के लिए जा रही है तो बिलावल का बयान ऑन रिकॉर्ड पड़ा है। वो ये कहते हैं कि जो बाइकआउट की बात करते हैं उनको 2 थप्पड़ लगाएं। तो क्या फिर बिलावल को थप्पड़ लगाने चाहिए अगर वो बाइकआउट करने जा रहे हैं? देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि ना हम पीपल्स पार्टी के साथ किसी किस्म के अलायंस में इंटरेस्टेड हैं, ना ही नून लीग के साथ, क्योंकि इमरान खान साहब की मशहूर सेइंग है कि वो चोरों से हाथ नहीं मिलाते। ये दोनों जमातें जो हैं, ये एक दूसरे की, मैं दोबारा दोहराऊंगा कि इंश्योरेंस पॉलिसी है। ये तमाम तर चीजें जब सेटल डाउन हो जाएंगी तो ये पुरानी तनख्वाह पे दोनों जमातें मतलब आप जेयूआई को इनसे बेहतर समझते हैं? देखिए, जेयूआई से इस वक्त हम बिल्कुल मशावरत कर रहे हैं। हम जो 5 अगस्त को लाएमल देने वाले हैं, जो कि फैसला कौन लाएमल होगा, हम उस लाएमल में एज अलायंस बढ़ना चाहते हैं। तो उसमें हम मुकामी जो मजहबी जमातें हैं या जो यहाँ पे मकामी सियासी जमातें हैं, उनसे भी हम राब्ते में हैं। और जो भी सियासी कुव्वत ये समझती है कि मौजूदा हुकूमत जो पीपल्स पार्टी की वजह से कायम है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने इस हुकूमत को वोट दिया है, अभी बजट में भी वोट दिया है, ये इस हुकूमत के खिलाफ जो भी होगा हम उनसे बात करने को तैयार हैं। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। हुज़ैफ़ा साहब, अब हुकूमत साजी की बातें होना शुरू हो गई हैं, ऑब्वियसली बिकॉज आप कह रहे हैं कि सादा अक्सरियत जो है वो हासिल हो गई है। तो अगर ये गवर्नमेंट फॉर्म होती है, पीटीआई मैदान में नहीं है, इसके अलावा एक्शन कमेटी के एहतजाज भी जारी हैं, वो भी सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, पीपल्स पार्टी का जो स्टेटमेंट है या फिर जो अप्रोच है आपके मैंडेट को लेके वो भी आपने देख लिया, तो नज़र तो यही आता है कि बहुत ही मुश्किल होगा आपकी जो गवर्नमेंट बनेगी, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, कि वो अपना टेन्योर पूरा कर जाए, स्टेबिलिटी लेकर आ जाए। अगर इतनी ऑपोजिशन होगी तो काम क्या होगा फिर? जी, गुजारिश है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये बेसिक प्रिंसिपल है डेमोक्रेसीज का कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और अगर सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो मुआशी अदम इस्तेहकाम भी होगा। कश्मीर जैसी एक रियासत के लिए मुआशी इस्तेहकाम अशद ज़रूरी है और उसके लिए अगर सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए तो हमारी भरपूर कोशिश है। और आज आपके चैनल के तवस्सुस से, हालांकि हमें सादा अक्सरियत मिल चुकी है, लेकिन जो जमातें जीती हैं वहाँ पर पीपल्स पार्टी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, हम उसको भी दावत देंगे। एक्शन कमेटी के वो अनासर जिन्होंने रियासत के खिलाफ दहशतगर्दी की या वो क्रिमिनल FIRs में इन्वॉल्व हैं, 302 की FIRs उन पर इन कत्ल की और उन्होंने कई पुलिस एहलकारों को शहीद किया, उनके अलावा बाकी जो भी लोग हैं, हम चाहेंगे कि वो हुकूमत साजी के अमल में और कश्मीर में बेहतरी के लिए हमारे साथ हों। और बिल्कुल मियां नवाज शरीफ साहब की वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस हैं कि कश्मीर के अंदर सियासी इस्तेहकाम के लिए जिस फरीक से भी बात करनी पड़े, आल्दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकाट किया, लेकिन तहरीक इंसाफ भी अगर किसी शक्ल में वहाँ के इनके लोग हमसे बात करना चाहेंगे तो बिल्कुल इनसे भी बात की जाएगी। पीपल्स पार्टी हुकूमत साजी की हम दावत देंगे। और उसके अलावा जो एक्शन कमेटी से वाबस्ता वो पुरअमन लोग जिन्हें वर्गलाया गया, उनसे भी बात करेंगे। और आपको नजर आएगा
कि ये जो हुकूमत कायम होने जा रही है, इसका मकसद कश्मीर के अंदर जो है पॉलिटिकल इस्तेहकाम को मैच्योर करना और वहाँ के मुआशी इश्यूज को एड्रेस करना है। और हम बिल्कुल भी ना अग्रेशन की तरफ जाएंगे और ना जो वहाँ पर सियासी अदम इस्तेहकाम है इसको बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर सियासी इस्तेहकाम होगा उसके सबसे बड़े बेनिफिशरी वहाँ की हुकूमत होगी और ज़ाहिर है वहाँ की हुकूमत हम बनाने जा रहे हैं। तो इस हवाले से हमारी तो कोशिश होगी, लेकिन ज़ाहिर है अगर कुछ लोग रियासत के खिलाफ खड़े होते हैं, जत्थों की सूरत में बंदूक के जोर पर रियासत को झुकाने की कोशिश करेंगे, तो फिर ना चाहते हुए भी रियासत को अपनी रेट कायम करना पड़ती है। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा रही, चाहे वो आईपीपी है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है या वहाँ के आज़ाद कैंडिडेट्स, वो सारे हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। पार्लियामेंट में भी उनसे बात होगी, पार्लियामेंट के बाहर भी बात होगी और हुकूमत साजी के हवाले से भी हम चाहेंगे कि उनको हम अपने साथ रखें। लेकिन हुज़ैफा साहब, अगर लेट्स सपोज इन द वर्स्ट केस सिनेरियो 10 तारीख का जो तीसरा मरहला है, अगर पीपल्स पार्टी भी उससे विड्रॉ कर जाती है तो फिर तो मैदान में सिर्फ आप ही बचे, उसके बाद में विक्ट्री और डिफीट तो बराबर हो गए। इज दैट अ कंसर्न फॉर यू? आप बात करेंगे अगर ये ऐलान किया पीपल्स पार्टी? बिल्कुल नहीं, शदीद कंसर्न है ये, और जाहिर है पीपल्स पार्टी पे हम शदीद तनकीद कर रहे हैं, ये हम पर कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है इलेक्टोरल प्रोसेस में से अगर एक मेजर पार्टी पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकली, ये निकलेंगे तो लामाला असर पड़ेगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस आसिफ अली जरदारी ने अपनी बेगम की शहादत के बाद, जिस पीपल्स पार्टी ने भुट्टो साहब के असैसिनेशन के बाद अगर सियासी प्रोसेस से अलहदगी अख्तियार नहीं की माँ सिवा 85 के, जिस गलती को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने तस्लीम भी किया, तो आई डोंट थिंक सो कि पीपल्स पार्टी तीसरे मरहले का बाइकआउट करेगी या इलेक्टोरल प्रोसेस को सिर्फ इस वजह से छोड़ देगी कि उसे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुझे नहीं लगता और ना ऐसा करना चाहिए, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि पीपल्स पार्टी के साथ जो मामलात हैं उन्हें बैठकर हल करें। और जो भी उनके कंसर्न्स हैं, इन्होंने बताया बहन शर्मिला फारूकी साहिबा ने कि 34 एप्लीकेशन हमने दी हैं, तो बिल्कुल हम चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन इनकी दरखास्तों को मेरिट पे परखे और अगर कहीं पर इनके साथ ज्यादती हुई है उसे एड्रेस करें। सही, बिल्कुल बिल्कुल। शर्मिला साहिबा, एक तो क्लैरिफाई कर दें कि ये वाकई अंडर कंसिडरेशन है कि ग्रीवेंसेस इतने बढ़ गए हैं कि तीसरे मरहले का बॉयकॉट हो जाए। और दूसरा ये, शफ़ी साहब की जो आपने गुफ्तगू सुनी, पीटीआई से एसोसिएटेड एक बहुत बड़ा फैक्शन ये बिलीव करता है कि इट इज़ अ वेल क्राफ्टेड स्ट्रेटजी ऑफ PMLN एंड पीपल्स पार्टी कि ये जो अपोजिशन है ये मीडिया कंजम्पशन के लिए चलती रहेगी। गिलगित उनको आपको दे दिया उन्होंने, अब कश्मीर आप उनको दे देंगे, तो इतना ये जो सस्पिशन है बहुत बड़े एक फैक्शन की, हाउ डू यू सी दिस, क्योंकि पीटीआई ये बात कर रही है? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जो धांधली मीरपुर के डिवीजन के इलेक्शंस में हुई उससे कई गुना ज़्यादा मुजफ्फराबाद में हुई है। और मैं समझती हूँ कि मीरपुर के इलेक्शंस के बाद जब PMLN ने हमें कांटेक्ट किया और कहा कि आप हमें बताएं कि क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो हमने 4 सीटों के हवाले से उनको कहा कि इस पर रीपोलिंग करा दें। उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और हम समझे कि चलें शायद बेटर सेंस प्रिवेल ऑन देम और मुजफ्फराबाद के अंदर ये इस किस्म की धांधली नहीं होगी। लेकिन जो आपने धांधली देखी है और जिस किस्म के शवायद हमारे पास हैं, उसके बाद तो कुछ कहने और करने और परखने को नहीं रह जाता। अब जहां तक ताल्लुक है हमारी ऑफिशियल कंप्लेंट्स का, खुदा करे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको मेरिट के ऊपर देखे, क्योंकि हमें जो गठ जोड़ इनका नजर आ रहा है, मुझे नहीं लगता और मेरी जमात को कोई उम्मीद सच नहीं है कि उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को मेरिट के ऊपर फैसले करेगा या कोई किस्म का फैसला भी करेगा। जहां तक बात रही बाइकआउट की, तो इस वक्त तो ऐसा सच कोई चीज कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन हालात इतने बुरे हो जाते हैं, इतने गैर साजगार हो जाते हैं कि हमें मजबूर किया जाता है, तो फिर पार्टी, जाहिर बात है पार्टी इसका फैसला ले सकती है। लेकिन एज ऑफ टुडे, क्योंकि पीपल्स पार्टी मैदान छोड़ के नहीं भागती और हर चैलेंज का मुकाबला करती है, बुरे से बुरे वक्त के अंदर भी हमने इलेक्शन लड़ा है, तो हम इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से PMLN इस वक्त शादियाने बजा रही है और तालियां बजा रही है और कह लगा रही है, ये अवाम के मैंडेट का मजाक उड़ा रही है, ये उनकी तज़हीक कर रही है। इससे AJK के अंदर मजीद इश्तियाल फैलेगा, मजीद मसाइल पैदा होंगे और आगे जाके यही होगा कि फिर मिड टर्म के अंदर इनको एक रजीम चेंज करना पड़ेगा। और ये एक अब तो एक किस्म का मजाक बन गया है, पूरी दुनिया की नज़रें अब AJK के ऊपर है। वो चीज़ें और वो बातें जो हम पॉइंट आउट करते थे मकबूजा कश्मीर के हवाले से, अब ये दिल दुखता है ये कहते हुए और ये देखते हुए कि उस किस्म का सिनेरियो AJK के अंदर जो है
वो होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसको ऑफिशियली भी रेज किया जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली देयर हैव बीन स्टेटमेंट्स, लेकिन जरदारी साहब के ऑफिस से, गिलानी साहब के ऑफिस से कुड देयर बी। अभी तो पार्लियामेंट का सेशन आने वाला है, और पार्लियामेंट का, नेशनल असेंबली का भी और सेनेट का भी, और ये तमाम जो चीज़ें हैं इनको हम ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट भी रेस करेंगे, हाईएस्ट फोरम पे भी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की जो मुज़ाकराती कमेटीज़ होती हैं वहाँ भी होगा। ठीक। देखिए, ये ना समझें, ये अगर कोई ये समझता है कि हम इसको रफा दफा करके बैठ जाएंगे, तो ये नहीं होने वाला है। सही। पीपल्स पार्टी अगर मैंडेट चोरी आप हमारा करते हैं तो हम फिर आपको उस आखिरी हद तक पहुंचा के छोड़ेंगे। चलें, मौक़िफ़ आ गया आपका इस पे। शफी साहब, इसके अलावा जिस तरह आपने भी पहले मोहसिन नकवी साहब के स्टेटमेंट का जिक्र किया, और एक बड़ी ब्रॉड डिस्कशन जो है उसका आगाज़ हो गया है कि एक रोमांस एंड हो रहा है, और ये जो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस थी मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान और पाकिस्तान के जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके दरमियान, वो ख़त्म हो जाएगी। शहबाज साहब का जो टाइम है वो नंबर्ड है। ये सारी डिस्कशन सुनते हुए डू यू सी अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी? उसकी वजह यह है कि हमेशा से हमने देखा है कि जब ये शिफ्ट आता है, जो आप भी एक्यूज़ करते हैं मुस्लिम लीग नवाज़ को कि जब रजीम चेंज किया तो फिर उनको मौका मिल गया, तो एक फ़ॉरेन जरीदे की बात हो रही है जहाँ स्टोरी पब्लिश हो गई कि खान साहब की रिहाई का सिनेरियो बन रहा है। कोई बातचीत हो रही है आपकी कि कोई रिलीफ आपको भी मिले अगर वाकई ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस जो है वो ख़तरे में है? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है मुजम्मिल साहब, हम तो डे वन से यही कह रहे थे कि जुल्म का निज़ाम इस तरह नहीं चल सकता जिस तरीके से ये चलाने की कोशिश कर रहे थे सिस्टम को। देखिए, इस सिस्टम पे तो ये जब भी इनसे बात हुई है मुस्लिम लीग नून से, ये कहते थे कि हम एक पेज पे हैं। पेज तो एक ही था, ये तो उस पेज पे नहीं थे, बल्कि वो लोग उस पेज पे थे, ये कहीं कोने में उसमें बैठे हुए थे। लेकिन मेरे ख्याल में अब उस कोने में भी जो है, जो इनकी जगह थी, वो अब दिन इनके गिने जा रहे हैं। अब जहां तक मोहसिन नकवी साहब के बयान की बात है, मैंने शुरू में ये बात कही कि वो इस सिस्टम के सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं। वो तो राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट मौजूद है, अगर वो चाहते तो मोहसिन नकवी साहब के बारे में वो कहते हैं, अगर नकवी साहब चाहते तो वजीर आजम भी बन सकते थे, लेकिन उनका शुक्रिया कि उन्होंने वजीर दाखिला पे ही अपने आप को रोका हुआ है और पीसीबी उनके पास है। अब जिस तरीके से बयानात शुरू हैं, आपको पता होगा और आपके इल्म में होगा कि इन्हीं मोहसिन नकवी साहब को जो मुस्लिम लीग नून के लोग इस वक्त जो इस बयानात दे रहे हैं, अभी मैं उज़्मा बुखारी साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख रहा था, वो भी उनकी पीछे उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स की हैं। फिर पीपल्स पार्टी भी उस वक्त मोहसिन नकवी साहब से लाताल्लुकी का इजहार कर रही है। ये दोनों जमातों के जो लोग थे, ये नकवी साहब से टाइम लेते थे, 10 मिनट भी मिल जाते थे तो उनका शुक्रिया अदा करते थे और इनको सर कहते थे। लेकिन जब से उन्होंने ये सिस्टम कोलैप्स की बात की है और इनको ये लगा है कि हमारा इक़्तिदार खतरे में पड़ गया है, और चाहे रियासत ये समझ बैठी है कि हम जिन 17 सीटों को पूरे पाकिस्तान पे अजाब की तरह मुसल्लत किया था, वो तजुर्बा हमारा नाकाम हो गया है। क्योंकि जब तक आप मैंडेट की कदर नहीं करेंगे, जिसको वोट पड़ेगा उसका वोट डब्बे से नहीं निकलेगा, और जिसको वोट पड़ेगा उसको आप इक़्तिदार हवाला नहीं करेंगे, तो ये सिस्टम कोलैप्स करेगा। कई तजुर्बे हुए, मार्शल लॉ भी लगाया गया, हाइब्रिड निज़ाम भी कायम किया गया। ये खुद बड़े खुश थे इस हाइब्रिड निज़ाम पे। ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट्स मौजूद है कि पाकिस्तान में हाइब्रिड सिस्टम के अलावा कोई सिस्टम काम नहीं कर सकता, लेकिन वही हाइब्रिड सिस्टम जो है वो कोलैप्स करने के करीब है। जहां तक तहरीक इंसाफ के लिए आप कह रहे हैं कि विंडो है एक अपॉर्चुनिटी की, देखिए, हम किसी बैकडोर राब्ते पे बिलीव नहीं रखते। हाँ, सूबों के हवाले से एक पॉजिटिव ख्यालात हमारे जरूर हैं, और डे वन से इमरान खान साहब की स्टेटमेंट्स सूबों के बारे में पढ़े हैं, जो सोशल मीडिया पे आजकल बड़ी जीनत भी बन रहे हैं। फिर तो आप मोहसिन नकवी साहब के बयान को एंडोर्स ही कर रहे हैं ना, अगर आपका एक ही मौके है सूबों पे। नहीं, सूबों पे तो हमारे जो ख्यालात हैं वो बड़े पॉजिटिव हैं कि ज्यादा सूबे होने चाहिए ताकि एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको बेहतरीन तरीके से मैनेज किया जाए। लेकिन जिस बैकडोर राब्ते की और जिस जरीदे की आपने खबर की बात की, तो ऐसे कोई बैकडोर राब्ता नहीं हो रहा। मुजम्मिल साहब, 26 नवंबर से लेके आज तक तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, तहरीक इंसाफ ने कोई भी ऑफिशियल तहरीक नहीं चलाई। अली अमीन साहब जो थे वो सीएम थे और 8 महीनों से सीएम अफरीदी साहब हैं। हमने कोई ऑफिशियल कॉल नहीं दी। ये हमेशा दोनों जमाती ये कहते हैं कि हम मज़ामत की सियासत करते हैं, हम सड़कों की बात करते हैं, हम एजुकेशन की बात करते हैं, लेकिन पिछले 2 सालों में तो हमने हाँ जलसे किए, जुलूस किए, लेकिन हमने कोई ऑफिशियल कॉल नहीं दी। लेकिन उसके बावजूद जो सख्तियां थी वो मजीद सख्त होती गई। इमरान खान साहब 9 महीनों से आइसोलेशन में है, कोई लचक दूसरी तरफ से नहीं दिखाई गई, और ना ही हम किसी बैकडोर राब्ते की तरफ देख रहे हैं। 5 अगस्त को हमारा जलसा है, 5 अगस्त को इमरान खान साहब के अगवा को 3 साल हो रहे हैं।
खैबर पख्तूनख्वा में खैबर पख्तूनख्वा के लोग उस जलसे में शिरकत करेंगे जो सही। लाखों लोगों पे मुश्तमिल होगा। पंजाब में रैलीज होंगी, बलूचिस्तान में, कराची में, ठीक। और इंशाल्लाह हम फैसला कुन तहरीक का आगाज कर रहे हैं। 5 अगस्त को सीएम आफरीदी साहब अपने खिताब में वो लाएमल सबके सामने रखेंगे। सही। उसके बाद ये तहरीक इमरान खान साहब की रिहाई तक बिल्कुल, आप चलेगी। कह रहे हैं कि मैस मूवमेंट से खान साहब की रिहाई को मुमकिन बनाना चाहते हैं, ना कि बैकडोर राब्तों से। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पैनल हमारे साथ मौजूद है, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। हुज़ैफ़ा साहब, ये बड़े वरिंग और परेशान कुन रूमर्स होते हैं जब ये डिस्कशन शुरू हो जाती हैं कि देखें नकवी साहब ने ये कह दिया, वो बड़े पावरफुल हैं, अगर वो ये बात कर रहे हैं, देयर मस्ट हैव बीन अ डिसीजन इन द बैकग्राउंड, और इससे मईशत पर भी असर होता है और साथ साथ सर्टनटी जो होती है ना कि किसी हुकूमत ने स्टे करना या नहीं करना, वो भी अफेक्ट होना शुरू हो जाती है। कैसे डाइल्यूट करें इसको? जो बात शफ़ी साहब कर रहे हैं बात गलत नहीं है। राना साहब ने ये कहा था कि मोहसिन नकवी साहब हमारी हुकूमत की गारंटी हैं, आज वही आपके नंबर 1 हरीफ बन चुके हैं। देखें, राणा साहब ने ही पहले गारंटी की बात की, राणा साहब ने कमेंट किया तो बेहतर तो राणा आप साहब वैसे इस पर बिल्कुल डाल सकते डिसोन हैं। कर देते हैं राना साहब की हर बात को। जी नहीं, मैं डिसोन नहीं करता। राणा साहब जो पीएमएलएन में चंद लोग मेरे जाती दोस्त हैं, राणा साहब इज वन ऑफ देम। और आज से नहीं, जब मैं पॉलिटिक्स में नहीं था, लेकिन जाहिर है उन्होंने अपनी एक राय दी है, कल वो अपनी राय को और अंदाज में ढाल दें और मैं उसका और अंदाज में दिफा कर रहा हूँ। और अनफॉर्चुनेटली इस दौरान हमारी मुलाकात भी नहीं हुई, वो एजेके में बिजी थे, मैं अपने हल्के में बिजी था। नहीं, बट आप अग्री कल ही नहीं मैं करते वापस कि आया। क्या आप नकवी साहब को पॉजिटिवली मैं परसीव आगे करते आ रहा हैं? हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, लॉजिकली आप ठीक कह रहे हैं कि जब इस किस्म की र्यूमर्स किसी भी हुकूमत के बारे में हो तो बिजनेसमैन इज लाइक अ बर्ड, ये एक एक कर आता है, आप हु करें उड़ जाता है। तो इस तरह की हु उस बिजनेसमैन को लामहला जो है नुकसान भी पहुंचाती है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये गुजारिश कर दूं कि नकवी साहब हो या कोई और हो, मैं समझता हूँ इस सिस्टम में सियासी साइड से सबसे बाखबर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं। और शहबाज शरीफ साहब का फील्ड मार्शल के साथ एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और जो भी चीजें होती हैं आपस में मुशावरत और बाकायदा तौर पर एक सीरियस किस्म की कंसल्टेशन के बाद सरअंजाम दी जाती हैं। नकवी साहब ने जो बात की है, उनके बहुत सारे नुकात से हम एग्री भी कर सकते हैं, किसी एक दो नुकात या तरीकेकार से डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि नकवी साहब ने कोई डेडलाइन दे दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हुज़ैफ़ा भाई एक पॉइंट ले लें। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा नकवी साहब तो बहुत से इजलास में भी शरीक नहीं होते, ना वज़ीर आज़म को जवाबदेह लगते हैं, तो वो बजाते खुद ये कह रहे हैं कि ही माइट बी मोर पावरफुल देन द प्राइम मिनिस्टर। तो आप ये कह रहे हैं कि शहबाज साहब की बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी है? हर वज़ीर आज़म को जवाबदेह होता है। अच्छा। और अगर जवाबदेह हैं तो ही नकवी साहब वज़ीर आज़म जब उन्हें बुलाते हैं, ठीक है। हर वीकेंड पे जब पीएम साहब लाहौर आते हैं या इस्लामाबाद में इवन के हों तो नकवी साहब से मुलाकात होती है। कैबिनेट मीटिंग में नकवी साहब बिल्कुल आते हैं, लेकिन बहुत सारी कैबिनेट मीटिंग्स जिसमें उनकी अगर वजारत का एजेंडा मौजूद नहीं है तो उनकी नुमाइंदगी के लिए एमओएस मौजूद होते हैं। तो ये कहना कि नकवी साहब जो है वो हर चीज से अबव है, ये भी ठीक नहीं है। और ये कहना कि शायद नकवी साहब का कोई अख्तियार नहीं है, ये भी गलत है। वजीर आजम साहब का, और एक और आपको जाती बात बताऊं कि मोहसिन नकवी का और शहबाज शरीफ का 2003 से जाती बड़ा मजबूत ताल्लुक है। जब नकवी साहब ना किसी चैनल के मालिक थे, ना वजीर दाखिला थे, सीएनएन से वाबस्ता थे, और शहबाज साहब एग्जाइल में थे। तो ये बहुत कम लोगों को पता है कि शहबाज शरीफ साहब की और नकवी साहब की बहुत गहरी दोस्ती भी है। शर्मिला साहिबा, आपने सुन लिया, लेकिन तनकीद ये होती है कि ये जो एब्रप्ट स्विच करते हैं ना कैंप, जिस तरह से आप खान साहब पे तनकीद करते थे कि उन्होंने बाजवा साहब के बारे में कहा कि इनसे ज़्यादा जमहूरी जर्नैल आज तक नहीं आया, और बाद में वहीं पर जिस तरह के बयानात दिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद आपके सामने मीर सादिक मीर जाफ़र कह दिया। अब मोहसिन नकवी साहब को जरदारी साहब अपना बेटा कहा करते हैं, पहले वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन आज जो है वो पीपल्स पार्टी भी पीसीबी से उनके रेजिग्नेशन का मुतालबा कर रही है। तो हर चीज़ फिर आपको सपोर्ट करने से एसोसिएटेड है। अगर कोई आपको सपोर्ट करे तो ही इज़ अ गुड गाय, अदरवाइज ही इज़ अ विलन। नहीं जी, देखिए, ना गुड गाय ना विलन। बात ये होती है कि बिल्कुल जरदारी साहब उन्हें अपने साहबजादे समझते हैं, लेकिन साहबजादे की हर बात से तो आप राजी नहीं हो सकते ना, या उससे इत्तेफाक नहीं कर सकते। इख्तलाफ भी तो हो सकता है इश्यूज के ऊपर और मामलात के ऊपर। बात ये है कि मोहसिन नकवी साहब एक सिर्फ इंटीरियर मिनिस्टर या पीसीपी के चेयरमैन नहीं हैं। ही इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल मिनिस्टर, और उनके जहाँ कनेक्शंस हैं वो आप और मैं सब जानते हैं, और बिलखुसूस हुज़ैफा रहमान साहब तो जानते ही हैं।
अगर वो कोई ऐसी बात करते हैं तो ज़ाहिर बात है कि वो एक माइंडसेट की तरफ इशारा कर रहे हैं। और उनका ये कहना कि ये सिस्टम फेल हो गया है, तो जो सिस्टम का वो 3.5 साल से हिस्सा है पीडीएम की हुकूमत से लेके अब तक, और उससे पहले ज़ाहिरी बात है कि वो पंजाब में भी रहे हैं। अब बात ये है कि अभी जिस तरह हुज़ैफ़ा साहब ने कहा कि उनकी बहुत करीबी दोस्ती है शहबाज शरीफ साहब से, तो उनसे मिलके भी बात हो सकती थी बंद कमरे के अंदर। आज मुलाकात हुई है ना, उधर बात हो जाती। लेकिन इस बात को आके पब्लिकली कहना, ठीक इसकी ज़ाहिरी बात है इसके पीछे कुछ ना कुछ अवामिल तो हैं। लेकिन अब उनकी उस बात के ऊपर अगर हम गुफ्तगू करें तो देखिए, एक तरफ तो आप कहते हैं कि हमारे पास फिस्कल स्पेस नहीं है, ठीक है, हम तो फेडरल गवर्नमेंट चला ही नहीं पा रहे हैं, पैसे ही नहीं है। दूसरी तरफ इस महंगाई बेरोजगारी के दौर के अंदर और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के दौर में आप कह रहे हैं कि और सूबे बना दें। और सूबों का मतलब क्या है? ठीक मजीद चीफ मिनिस्टर्स, मजीद काबीना, मजीद एडमिनिस्ट्रेशन, मजीद ब्यूरोक्रेसी वगैरह। पैसे कहाँ से लाएंगे आप? जो एक बात समझ में आती है वो ये है कि आप लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को मजबूत बनाएं बिल्कुल। और लोकल नुमाइंदों को मजबूत करें ताकि आवाम के मसाइल हल हो। वैसे एमक्यूएम कहती है कि लोकल खराबी गवर्नमेंट पे भी पीपल्स पार्टी नहीं मानती हमारी बात। नहीं जी, पीपल्स पार्टी तो लोकल गवर्नमेंट को मानती भी है, इलेक्शन भी करवाए हैं और लोकल गवर्नमेंट नुमाइंदे भी सिंध में ठीक मौजूद हैं। ठीक लेकिन जहां मौजूद नहीं है वो हुज़ैफा साहब का सूबा है पंजाब, वहां सही पर इलेक्शन करवा लें। बिल्कुल आपको मुझको इख्तलाफ जरूर होगा कि जी ये सिस्टम अच्छा है नहीं है, सही इसमें बेहतरी हो सकती नहीं हो सकती, ठीक लेकिन जहाँ सिस्टम ही नहीं है वहां बिल्कुल डिलीवरेंस ही नहीं है। हर कोई तो वज़ीर आला तक नहीं पहुंच सकता बिल्कुल। ना। पीपल्स तो पार्टी ये लोगों फील के करती मसाइल है, तो हैं। ठीक है, पीपल्स पार्टी ये फील करती है कि पब्लिक में आके नकवी साहब का ये कहना वाज इनअप्रोप्रिएट। बहुत शुक्रिया हुज़ैफा रहमान साहब, शर्मिला फारूकी साहब और शफी जान साहब मौजूद थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।